हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब्जेक्ट टू आउटकम का क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पर मैं इस विषय पर बात करूँगा। और बात सबसे बड़ी ये है यहाँ पर कि मेरा जो ये पूरा व्यू है वो टोटली न्यूट्रल है। मतलब ना तो मैं बीएड के फेवर में बोल रहा हूँ, ना तो मैं डीएड के। मैं दोनों पक्षों की बात यहाँ पर करूँगा। और दोनों पक्षों को आपको जब समझेंगे तो फिर आप अपने कंक्लूजन में जा सकते हैं। मैं किसी का फेवर यहाँ पर नहीं ले रहा, तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात क्या है कि अब क्योंकि कई केसेस ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम पे चल रहे हैं। अब सब्जेक्ट टू आउटकम का क्या मतलब निकलता है, वो डिफरेंट डिफरेंट केसेस के हिसाब से उसको डील करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों का जो मैं आपको जो भी यहाँ पर, अब एक चीज़ और भी है कि वीडियो आपको पूरा ही देखना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल कंक्लूजन में पहुँच पाएंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या निकल रहा है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आपको पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आपने आधा अधूरा देखा तो आधी चीज़ आप जब, क्योंकि देखिए मैं दोनों पक्षों की जब मैं बात करूँगा तो हो सकता है कि आपने आधी वीडियो देखी, उसमें आपने बीएड का पक्ष सुन लिया तो आपको लगेगा कि मैं बीएड के बारे में बात करता हूँ। अगर आपने लास्ट की वीडियो देखी, आपने बढ़ा दिया, लास्ट पार्ट में गए, आपने सुना कि डीएड की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सोचेंगे कि डीएड की बात करते हैं, ये चैनल जो है डीएड वाला चैनल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पूरा, जब आप जब इसको देखेंगे तो आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, हालांकि मैं इसको बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पूरा बीएड वर्सेस डीएड का जो मामला है वो आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान स्टेट से शुरू हुआ था। ठीक है, तो हम उसी के रूट पे जाएंगे, वहाँ से उठाएंगे चीज़ों को और धीरे धीरे करके इसको सुप्रीम कोर्ट और फिर जो सभी राज्य हैं उन पे लेके जाएंगे, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पेजिंग कर दिया, इसे वन आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैं इसका ऑर्डर, जो मेन ऑर्डर था, वो मुझे मिल नहीं पाया। इस वजह से मुझे इसको मतलब बाहर से नेट से ढूंढना पड़ा, तो उसमें पेजिंग मैंने कर दी ताकि मुझे आपको बताने में आसानी रहे। ठीक है, तो जो ऑर्डर है उसको मैं एक बार आपको पढ़ के उसका मतलब भी समझाता जाऊंगा, फिर मैं पूरी बात आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं पेज नंबर 1 पे। इसमें सिंपल यही लिखा है कि इन एन जोधपुर इन एन इंटरिम रिलीफ द हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड बीएड डिग्री होल्डर्स टू अपीयर इन रीट 1 लेवल एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड ऑन September 26। देयर रिजल्ट्स हाउएवर वुड रिमेन सब्जेक्ट टू परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, मतलब इन्होंने इसको सब्जेक्ट टू आउटकम जैसी बात आप जो कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया कि परमिशन होगा किसका, जब हाई कोर्ट का परमिशन होगा तभी आपका रिजल्ट यहाँ पर परमिट होगा। ठीक है, ये पहली चीज़ होगी। फिर थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, तो उसका रीज़न भी आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखा है यहाँ पे, डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस संगीत लोढ़ा एंड जस्टिस विनीत कुमार माथुर गेव द दिस डायरेक्शन इन व्यू ऑफ द एग्जाम ऑन September 26। वी कंसीडर इट अप्रोप्रिएट एंड अकॉर्डिंग डायरेक्ट दैट द कैंडिडेट्स होल्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड एंड डीएलएड NIOS only and have applied on appearance in REIT 2021 level examination pursuant to the amendment notification dated 8 to 2021 issued by the coordinator, a REIT up to 20 to 2021 shall be provisionally permitted to appear in REIT 1 2021 level 1 examination scheduled to be held on 26/9/2021 subject to decision of the REIT petition। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोल दिया कि जो रिट पिटीशन के मतलब उसके ऑर्डर पे ही ये चीज़ क्या होगी, वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहे हैं यहाँ पे कि इट मे बी नोटेड दैट सम एस्पिरेंट्स हैव चैलेंज्ड द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रिस्ट्रिक्ट बीएड डिग्री होल्डर्स टू अपीयर इन रीड लेवल 1 डिस्पाइट डेंसिटी अलोइंग देम वाइड एंड अमेंडमेंट इन द गाइडलाइन इन जून 2018 ऑन द कंडीशन ऑफ अंडरटेकिंग अ ब्रिज कोर्स। ठीक है, यहाँ पे ब्रिज कोर्स वाली बात जो है उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहीं से सब चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। सेकेंडली यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो आप जो एनसीटी जो बिफोर दिस एनसीटी है रिजर्व द रीट लेवल 1 फॉर बिटवीन ओनली एंड रीट लेवल 2 फॉर बीट। मतलब जो रीट जो होता है वो वहाँ पर लेवल 1 जो होता है वो शायद प्राइमरी के लिए होता है, और जो लेवल 2 होता है वो सेकेंडरी के लिए होता है। हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है, कहीं पे इसको पीजीटी कहते हैं, कहीं पे डीजीटी कहते हैं, कहीं पे वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 कहते हैं, कहीं पे इसको उच्च माध्यमिक शिक्षक कहते हैं, कहीं पे माध्यमिक शिक्षक कहते हैं। तो सभी स्टेट का अपना अलग अलग जो है टर्मिनोलॉजी होता है। तो ये वहाँ पर बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में
student to appear in read level 1. In February, the High Court had passed an interim order in on the plea of B.Ed student, directing the Board of Secondary Education to accept the application of the B.Ed degree holders irrespective of the fact whether they passed the requisite eligibility or not. One of the counsel of petition, Nikhil Dugambat, said the view of the fact the circumstances of the case, the High Court has given them interim leave to the B.Ed. ठीक है, B.Ed को उन्होंने क्या किया, रिलीफ दे दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बीएड वालों ने किया, फिर यहाँ पे नीचे एक चीज़ और लिखी है कि पैरेलली द सम बीएसटीसी स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, ठीक है। बीएसटीसी स्टूडेंट्स क्या करें, जैसे यहाँ पे लिखा है द स्टेट गवर्नमेंट अगेन बार द बीएड स्टूडेंट ऑन द अपीयरेंस ऑफ री 20 एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन लीडिंग द सम एस्पिरेंट टू चैलेंज द नोटिफिकेशन ऑफ द हाई कोर्ट। पैरेलली द बीएसटीसी स्टूडेंट्स हैड आल्सो चैलेंज द कंस्टिट्यूशनलिटी ऑफ and the constitutionality of the amendment in Rule June 2018 by the NCT protesting permission to B.Ed। ठीक है, मैं पूरी बात आपको समझाऊंगा, बस आप सुनते जाइए, इस चीज़ को हो गया। और लास्ट में ये हो गया कि उनको परमिशन दिया गया। अब मेरी बात समझिए कि पूरा मैटर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली अथॉरिटी क्या हो गई आपकी, जो राजस्थान सरकार हो गई, ठीक। फिर आपका यहाँ पर एक मिनट रुकिएगा, पहली अथॉरिटी क्या हो गई, राजस्थान सरकार। फिर हो गई एनसीटीई, फिर हो गया हाई कोर्ट, राजस्थान का हाई कोर्ट। और उसके बाद क्या हो गया, जो आपके बीएड स्टूडेंट्स हो गए और फिर आपका बीएसटीसी स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। इन सभी के स्टूडेंट जो इंटरेस्ट है यहाँ पर लाई कर रहे हैं। राजस्थान ने ये बोल दिया कि जो बीएड है वो एलिजिबल नहीं है। एनसीटी ने बोला कि बीएड क्या है, एलिजिबल है। तो बीएड वाले गए हाई कोर्ट इस बात के लिए, किसके खिलाफ गए बीएड वाले, राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ गए कि उनको आपने प्राइमरी में अलाउ क्यों नहीं किया, जबकि एनसीटी ने बीएड को अलाउ किया है। और बीएसटीसी वाले हाई कोर्ट गए दूसरे केस में, जिसमें उन्होंने ये बोला कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड को बाहर किया वो बिल्कुल सही था, लेकिन एनसीटी ने जो बीएड को अलाउ किया प्राइमरी में विथ ब्रिज कोर्स, वो असंवैधानिक है। इस बात को लेके बीएसटीसी के, मतलब यहाँ पर दो पैरेलल केस चलाए गए, एक बीएड वालों की तरफ से और एक बीएसटीसी वालों तरफ से। बीएसटीसी ने चैलेंज किया कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन असंवैधानिक है, और बीएड वालों ने ये बोला कि एनसीटी का जब गाइडलाइन सभी राज्यों पर अनिवार्य रूप से माना जाएगा, तो फिर राजस्थान सरकार ने क्यों बीएड वालों को प्राइमरी में अलाउ नहीं किया। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड वाले केस में इनको अंतरिम राहत दे दी कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, लेकिन आपका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे ऑर्डर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर हमारा जो ऑर्डर, अगर हमारा फैसला आपके खिलाफ आ जाएगा तो फिर आप यहाँ पर बाहर हो जाओगे, अगर हमारे फेवर में आएगा तो फिर आप इसमें अलाउ किए जाओगे, ठीक है। फिर फाइनली आपको अच्छे से पता है कि अंतिम में क्या होता है कि जो बीएड है वो, जो आपका एक ऑर्डर और लास्ट में आया था, जिसके कारण फिर आगे बात बढ़ गई, जो 25 नवंबर 2021 को जो ऑर्डर आया, उसमें ये बात स्पष्ट कर दी जो राजस्थान हाई कोर्ट ने कि जो बीएड है वो प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। इसी केस को लेके फिर फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट गए, जो देवेश शर्मा वाला केस था, उसमें फाइनली वो जजमेंट आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट टू आउटकम का जो मायने निकल रहा है, मैं उसकी बात यहाँ पर करना चाहूँगा कि अब जैसे आपको पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू में ही, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड को बाहर कर दिया था, तो बीएड वाले हाई कोर्ट गए इस बात के लिए कि हमने फॉर्म भरा है और हमें एग्ज़ाम देने दिया जाए, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको अलाउ किया, उनको वो एग्ज़ाम में जाके बैठे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं और राज्यों की बात करूँ, तो उसकी बात मैं बाद में करूँगा। तो यहाँ पर हुआ और उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उनका जो रिज़ल्ट था वो मतलब हाई कोर्ट के डिसीज़न पे डिपेंड करता था। और जब हाई कोर्ट के डिसीज़न ने ये बात स्पष्ट कर दी कि जो बीएड है प्राइमरी में अलाउ नहीं है, तो उनके रिज़ल्ट को रोक दिया गया। और इसी तरह का केस आपके बिहार के 6th फेज़ की जो भर्ती हुई थी प्राइमरी टीचर्स की, उसमें भी यही हुआ था। बीएड डीएड दोनों ही एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन उसी बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट का देवेश शर्मा वाला जो जजमेंट आ गया 11 अगस्त को, उसके कारण फिर उन्होंने जो रिज़ल्ट को सेपरेट आउट कर दिया, और फाइनली वहाँ से उन्होंने सिर्फ डीएड का रिज़ल्ट वहाँ पे जारी किया, बीएड वालों का रिज़ल्ट जारी नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर ये चीज़ें हुई।
अब ये भी है कि हालांकि बिहार में भी जो बच्चे थे डीएड वाले, वो वहाँ पर जब हाई कोर्ट में लगाए, पिटीशन लगाए, तब ये सब हुआ। ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ही उन्होंने ऐसा कर दिया। हाई कोर्ट ने उनको डायरेक्ट किया कि आप बीएड वालों का रिजल्ट जारी ना करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। तो उन्होंने इस हिसाब से किया। अब हम बात करते हैं इस चीज़ को लेकर के कि आखिर देवेश शर्मा की केस में क्या बात हुई थी। आपको जैसे मैंने पहले स्लाइड में दिखा दिया है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो बात लिखी है कि जो बीएसटीसी वाले जो कैंडिडेट थे, वो जाते हैं कहाँ पर, एनसीटी की गाइडलाइन को चैलेंज करते हैं, उसकी संवैधानिकता को चैलेंज करते हैं कि क्या ये संवैधानिक है कि नहीं है। उसी पर ही पूरा देवेश शर्मा वाला केस हुआ। और उस केस में ये बात डिसाइड की गई थी कि आखिर बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ठीक है। तो हुआ क्या वहाँ का, आपको पूरा मैटर पता है, मैं शॉर्ट में बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ दो बात को पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने दो बातों को पकड़ा देवेश शर्मा वाले में। एक पकड़ा बीएड प्लस ब्रिज कोर्स, ठीक है, ब्रिज कोर्स को पकड़ा। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या उन्होंने देखा कि ये चीज अगर है तो आप प्राइमरी में पढ़ा सकते हो। और उन्होंने ये चीज़ को, दूसरी चीज़ उन्होंने ये पकड़ी कि अगर बीएड अकेले ही प्राइमरी के लिए एलिजिबल होता तो हमें ब्रिज कोर्स कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को वहाँ पर बोला। बट फिर भी उन्होंने एनसीईटी से बार बार पूछा कि क्या ब्रिज कोर्स जैसा कुछ आपने पाठ्यक्रम करिकुलम कुछ ऐसा बनाया है, तो एनसीईटी ने बोला कि हमने कुछ नहीं बनाया है। इसी कारण से आपका जो बीएड है वो प्राइमरी से बाहर हो गया। अब बीएड जब प्राइमरी से बाहर हो गया तो जो देवेश शर्मा वाला केस था उसमें सिर्फ ये बात बोली गई कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स को लेके कोई बात वहाँ पर नहीं हुई थी। और जितने भी तमाम हाई कोर्ट्स में जो केसेस लगे हुए थे वो इसी जजमेंट पे बेस्ड थे कि अगर एलिजिबिलिटी रहेगी तो बीएड वालों को रखा जाए, अगर एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी तो उनको नहीं रखा जाए। लेकिन देवेश शर्मा वाले केस में अपॉइंटमेंट्स पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। वो सिंपल एक आइडियल एक स्टैंडर्ड को सेट कर रहा था कि बीएड एलिजिबल है प्राइमरी के लिए कि नहीं है। अब बात आती है अपॉइंटमेंट्स की। तो अपॉइंटमेंट्स वाला जो मैटर था वो मैटर फाइनली डिसाइड हो रहा है आपका 10 अप्रैल 2024 को। ये ऑर्डर जो उसमें, इसकी मैंने एक सिंपल सी क्लिप निकाली है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने आपको अभी ये बात बताई कि बीएड जो है वो ब्रिज कोर्स के साथ भी प्राइमरी में अलाउ हो सकता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट मानते थे। लेकिन वो इस चीज़ को क्यों अपने ऑर्डर में नहीं लिखवा पाए, क्योंकि एनसीईटी अपने पैर पीछे खींच लिया। एनसीईटी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि हम ब्रिज कोर्स करा पाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ब्रिज कोर्स को बना पाना, फ्रेम करना। लेकिन एनसीईटी ने वहाँ पर अपनी जो जिम्मेदारियों को से पीछे हटा। अगर वहाँ पर उन्होंने एक लाइन ऐसा बोल दिया होता है कि सर हमें थोड़ा सा क्षमा कीजिएगा, हमारे पास अभी ब्रिज कोर्स नहीं है, लेकिन हम भविष्य में अगर हमें थोड़ा सा समय मिले कुछ साल 6 महीने का, तो हम कोर्स को डिज़ाइन करके उसको लागू कर देंगे। इतना भी अगर एनसीईटी ने कह दिया होता तो वहाँ पे आपका जो बीएड प्लस ब्रिज कोर्स वाला जो पूरा मैटर है वो आपका एक्सेप्ट हो जाता और एलिजिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाता। बट एनसीईटी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन वहाँ पर क्या करना पड़ा कि डीएड के फेवर में फैसला देना पड़ा, बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया। लेकिन अब जो 10 अप्रैल 2024 को जो जजमेंट आती है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोएक्टिव एक्शन लिया है। समझिएगा बात को, इसको कहते हैं क्या, प्रोएक्टिव एक्शन। प्रोएक्टिव एक्शन का मतलब होता है अपने से आगे बढ़कर कोई बात कहना। ठीक है, प्रोएक्टिव का मतलब क्या हुआ कि सक्रियता दिखाना। मतलब हम किसी का वेट नहीं करेंगे कि वो सामने वाला वो काम करे, हम उसको डायरेक्ट करते हैं कि वो ऐसा काम करे, क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने अपने प्रोएक्टिव एक्शन दिखाते हुए अपनी जजमेंट में ये बात साफ कर दी है कि आपको एक ब्रिज कोर्स बनाना पड़ेगा जो कि 1 साल का होना चाहिए। मतलब 1 साल के अंदर आप उसको डिज़ाइन करो, 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा। ये चीज़ उन्होंने अपने ऑर्डर में बोली, क्योंकि अब बात आ गई थी अपॉइंटीज़ की। देवेश शर्मा वाले केस में अपॉइंटमेंट्स के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लिए। उन्होंने इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं किया कि इससे अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब एमपी गवर्नमेंट ने अपनी
रिट पिटीशन वहाँ पर दायर की, तो उनको ये बात समझ में आई कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स क्या हो रहे हैं, देवेश शर्मा वाले ऑर्डर से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात भी बोली कि अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो देवेश शर्मा की जो जजमेंट है वो साइलेंट है। तो उस साइलेंट को उन्होंने तोड़ा और उन्होंने ये बात बोली कि अच्छा, जो अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं उनको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, जबकि ब्रिज कोर्स जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने ये बात भी बोली कि ब्रिज कोर्स को डिज़ाइन किया जाए। एनसीटी एजुकेशन मिनिस्ट्री के पूरी सुपरविजन में उसको डिज़ाइन करेगी, उसको बनाएगी और उन पे उस चीज़ों को लागू कराएगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो गई। अब जो सब्जेक्ट टू आउटकम की बात आती है, तो सब्जेक्ट टू आउटकम की दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन तो वो है जो कि किसी भी भर्ती के शुरुआती दौर में लगा दी जाए, जैसा कि राजस्थान में हुआ, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने ही बीएड को बाहर कर दिया, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट्स में जाके बीएड वालों ने एंट्रीम रिलीफ लेते हुए उस एग्ज़ाम को दिया। यानी कि शुरुआत से ही, मतलब फॉर्म फिलअप करने की डेट से ही उनको हाई कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंड करना पड़ा, और उनका वो जो एंट्रीम रिलीफ था, वो रिजल्ट जो था वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंड था। और फाइनली जब ऑर्डर आ गया तो बीएड वालों को बाहर किया गया। इस तरह से वो उसमें से वो बाहर हो गए। तो एक तो उस वो पार्ट हो गया। अगर हम मध्य प्रदेश, और उसी तरह से बिहार में हुआ, बिहार में भी क्या हुआ कि सब्जेक्ट टू आउटकम किया गया और उनका जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर नहीं किया गया, सेवंथ फेज वाला। और उसी बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, और उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जब डीएड कैंडिडेट्स जो बिहार के थे उन्होंने उसको जब हाई कोर्ट में रखा, तो उसके आधार पे उनको भी क्या कर दिया गया, उनकी लिस्ट को बाहर किया गया और सिर्फ डीएड कैंडिडेट्स की लिस्ट को जारी किया गया। लेकिन एमपी की अगर हम बात करते हैं, तो एमपी में जो नोटिफिकेशन आया था वो 2020 में आया था, पहला नोटिफिकेशन। ठीक है, 2020 में आया। उस समय नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया। इसका एग्ज़ाम होता है मार्च 2022 में। उस समय भी नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं किया गया। फिर फाइनली 7 जुलाई 2022 को पहली बार इसको चैलेंज किया जाता है कि चूंकि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है, इसलिए इनको बाहर किया जाए। तो वहाँ पर जो माननीय हाई कोर्ट जबलपुर थे, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि जो भी इस केस पे जो भी अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं वो इस केस के आउटकम पे डिपेंड करेंगे, जो केस हाई कोर्ट में दायर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एलिजिबिलिटी की बात हुई थी, वो भी हालांकि केस उसमें चल ही रहा था, लेकिन जो हाई कोर्ट जो डिसाइड करेंगे वो चीज़ें इन पे लागू होगी। तो वो 7/7/2022 को उस ऑर्डर में उन्होंने बोला। अब लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बोली कि जो रिजल्ट है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंड रहेगा या बीएड और डीएड की सेपरेट लिस्ट को जारी किया जाए। उन्होंने ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं किया। सिंपल उन्होंने इतनी बात बोली कि जो ये होगा वो केस पे आउटकम पे डिपेंड करेगा, वो बाद में देखा जाएगा। उसके बाद आप सबको पता ही है कि 8 अगस्त को रिजल्ट आता है। उसके बाद फिर आपका मतलब दिसंबर में फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होती है, फिर आपका जून 2023 में सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया चालू होती है, वो सब आपको पता है। तो वहाँ तक जाके सब चीज़ें हुई और फाइनली फिर ये सब चीज़ें हुई और अभी जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपॉइंटेड हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर भी सेम प्रोसेस अपनाया गया। ना तो नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया, ना तो एग्ज़ाम में कोई चैलेंज हुआ। जब रिज़ल्ट, वहाँ शायद रिज़ल्ट आने के बाद कोर्ट गए या रिज़ल्ट आने के पहले गए, मुझे कंफर्म नहीं है। दोनों में से कुछ भी केस हो सकता है। तो फिर उनका वो ऑर्डर था, फिर आगे फाइनली वो जो फिर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनके जो अपॉइंटमेंट थे वो 11 अगस्त के बाद हुए, तो उनको सुप्रीम कोर्ट से एंटरिम रिलीफ लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पे ही छोड़ दिया कि हाई कोर्ट जो डिसाइड करेगा वही होगा। तो फाइनली हाई कोर्ट ने उनको बाहर किया है, तो उनको फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ सकता है। वो देखिए उसमें क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाके उनको वही बात बोलनी पड़ेगी कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का एक मैटर खड़ा हो रहा है, तो वो चीज़ें वहाँ पर होंगी। तो इतना पूरा चीज़ें बीएड वाली हो गई। अब हम डीएड की बात कर लेते हैं। डीएड के छात्रों ने शुरू से जी तोड़ मेहनत की और उन्होंने संघर्ष किया, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ जहाँ उत्तराखंड हो, जहाँ जहाँ भी प्राइमरी की भर्तियाँ आई, उन्होंने मतलब अथक प्रयास किया। पैसा, धन, मन, बल, जो भी है उनका तन मन धन, सब कुछ उन्होंने उस पर न्यौछावर किया। और उनके ही ये मेहनत का नतीजा है कि आज जो बीएड है वो प्राइमरी में अलाउड नहीं हो पाया है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये
केस टू केस डिपेंड करता है सभी हाई कोर्ट्स में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप रेमेडी देना चाहते हो तो आप ब्रिज कोर्स करा लो। भले ही हमने ये बात अपने पिछले जजमेंट में कही है कि ब्रिज कोर्स जैसा कुछ भी नहीं है, बट फिर भी अगर आप अपॉइंटमेंट्स को अगर आप सिक्योर करना चाहते हो तो आप ब्रिज कोर्स करा सकते हो। उन्होंने ये बात अपने जजमेंट में कही, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो इस ऑर्डर से अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सब वहाँ पर अब देखने की बात होगी। अब बाकी ये है कि डीएड वालों ने इतनी मेहनत की है कि आप ये मानो कि मतलब एक भारत सरकार के गज़ट को कैंसिल करा लेना ये इतनी आसान बात नहीं है। मतलब इसमें मैं ये कहूँगा कि डीएड वालों ने जितना कुछ इसमें प्रयास किया है वो माने सराहनीय है। बीएड वालों का क्या सीन हुआ है कि वो तो फँसते गए हैं। मतलब आप ये समझ लो कि जैसे अगर एमपी वालों की मैं बात करूं तो राजस्थान की नोटिफिकेशन चैलेंज हुई, वहां बीएड को बाहर किया। इससे एमपी वालों का कोई मतलब नहीं था जब तक कि उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं हो गई। उसी तरह से छत्तीसगढ़, मतलब बीएड वालों ने उतना इसमें जोर रस्साकसी तब तक नहीं दिखाई जब तक कि उनके अपॉइंटमेंट्स पे बात नहीं आ गई। ठीक है, तो ये वहाँ पर सबसे बड़ी बात है। लेकिन डीएड वालों ने अथक प्रयास किया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक समायोजन की प्रक्रिया सरकार अपना सकती है, क्योंकि अब अपॉइंटमेंट्स अगर हो चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट अगर मिल चुका है, तो उसका सिंपल सा तरीका ये हो सकता है कि आप उतने ही पदों पे जो दूसरा पक्ष है उनको आप अपॉइंटमेंट्स दे दो, उनको भी रोजगार दे दो और एक समायोजन की प्रक्रिया को अपना लो। इसमें यही एक रास्ता निकल सकता है। मैं सभी राज्यों की बात कर रहा हूँ जहाँ जहाँ भी ये चीज़ें फंसी हुई हैं, तो यही एक तरीका यहाँ पर निकल सकता है। लेकिन जहाँ सब्जेक्ट टू आउटकम की बात है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। पहला तो ये जो राजस्थान का मैंने आपको बताया कि अगर शुरू से ही वो चैलेंज हो गई होती नोटिफिकेशन तो वो एक अलग केस होता। दूसरा मैंने आपको एमपी छत्तीसगढ़ का बताया, जहाँ पर बहुत बाद में मतलब रिट पिटीशन दायर की गई। बिहार में अगर आप देखो तो दायर तो कर दिया गया था शुरू में ही, लेकिन उसमें फिर बीएड डीएड की अलग लिस्ट बनाई गई और बाद में सिर्फ डीएड वालों की लिस्ट को रिलीज किया गया, उनको ही ज्वाइनिंग मिली। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। बाकी अभी हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू।